तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है पढ़ाई में? चलिए हम आज बात करेंगे आपके कोर्स की एक पोयम। और ये पोयम एंटाइटल्ड है फायर एंड आइस। पोयम का टाइटल क्या? फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम इस पोयम में बात करेंगे, बहुत नट सेल में, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे पोइट के बारे में, कविता, कविता की थीम, इसका स्ट्रक्चर, उसका मैसेज, और इसमें लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके रिलेटिंग जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, आपसे सबसे पहले तो मैं ये एडवाइजेबल एक बात शेयर करूं कि आप जब भी वीडियो में जुड़े तो अंत तक बने रहें। आपको जब तक अंत तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको उसका पूरा जो है कोरिलेटिंग जो है उसका मीनिंग समझ नहीं आएगा। तो आप बने रहेंगे और ये पोएम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी। इंच बाय इंच हम एक्सप्लेन जो है इसको करेंगे। इसमें क्या सिंबॉलिक वर्ड्स है, इसका अंडरलाइंग मीनिंग क्या है, ये समझते हुए हम बात करेंगे। तो लीजिए हम बात करते हैं आज। सबसे पहले पोइट की बात करें हम, तो हमारा जो पोइट है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वन ऑफ अमेरिकन ग्रेटेस्ट पोइट। एक बात तो ये, आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आपके कोर्स में और भी पोएम है, डस्ट एंड क्रोवाली, तो वो भी इसी पोइट की है ना, उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं। तो इसका जन्म जो है 26 मार्च 1874 में हुआ। ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में इसका जन्म हुआ। बहुत सी बार क्या है, यद्यपि आपके इस स्टैंडर्ड पे 10th 12th स्टैंडर्ड पे इतना बहुत डिटेल्ड डीप की जो है जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन भी इसी तरह के किए जाते हैं। मेन मकसद जो आपके कोर्स में पोइट्री पार्ट है, उसका सबसे मेन जो है उसका मोटो वो ये है, सेलिब्रेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि बच्चे पोइट्री को सेलिब्रेट करें, उसे समझने का प्रयास करें, और एक उसमें कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको वो जो है कोरिलेट करके ट्राई टू आंसर, ये इसका मेन मकसद रहता है। अब एग्जाम के व्यू पॉइंट से यदि ले तो ये तो है ही सही आपको, दैट वी हैव टू स्कोर, वी हैव टू पास एग्जामिनेशन, ये है सब चीजें हैं। तो उस पर्पज से हम यहाँ कुछ डिटेल्स ऐसी होती है जो बच्चों को लर्न होनी चाहिए। इसका जन्म यह है आपका हुआ, डाइड ये 29 जनवरी 1963 में इसकी डेथ हो गई। बोस्टन और मैसाचुसेट्स एक यूएसए की एक जगह है, यहाँ पर इसकी डेथ हो गई। फेमस एज द पोइट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। ये आप बात बारीकी से देखेंगे कि एक तो नेचर पोइट के रूप में और ह्यूमन साइकोलॉजी के रूप में बहुत जाना जाता है। और यही कारण है कि ये मॉडर्न पोइट है। इसको यदि पीरियोडिकली लेते हैं तो कैसा पोइट है बच्चों? मॉडर्न है। और मॉडर्न जो पोइट्री है उसका जो कंसेप्ट है वो यही है, डे टू डे लाइफ। हमारा जो डे टू डे लाइफ है उससे रिलेटेड आइडियाज, उससे रिलेटेड इश्यूज, उससे रिलेटेड मैटर्स को ये मॉडर्न पोइट्स जो है कोरिलेट करके नीटिंग विद द प्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, और इसमें हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जाना जाता है। इसने प्लूटाइजर प्राइज लिटरेचर में इसने जो है पोइट्री में स्पेशली इसने जो है ये जीता। आपके पोएम की बात कर लो आप, तो पोएम में देखो, ये जो पोएम है हमारी, पोएम का टाइटल फायर एंड आइस। एक और है, ये कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन पोइट्री में एक और इस तरह के नाम की पोएम है,
लेकिन उसका रिवर्स्ड टाइटल है। उसमें क्या, आइस एंड फायर। वो किसकी है, एडमंड स्पेंसर की। ओके, दोनों में थोड़ा अंतर है। ये क्या है, पोएम आपकी फायर एंड आइस, दैट इज सिंबॉलिक। ये सिंबॉलिक है। और स्पेशली कीप यू इन योर माइंड, एक बात विशेष ध्यान रखो, पोइट्री इन मॉडर्न, मॉडर्न जो कंसेप्ट है उसमें थ्रू आउट सिंबल इज द वेपन ऑफ एक्सप्रेशन। सिंबल जो है वो कवि का, राइटर का अपना जो एक्सप्रेशन है उसका एक बहुत बड़ा व्हीकल, बहुत बड़ा माध्यम रहा है। और उसके माध्यम से वो देखो, इसमें रिटर्न इन 1920 में ये पोयम लिखी गई, याद है ना आपको। और हमने आपसे क्या कहा था कि रिटर्न के स्थान पर आप यहां पर इसमें वर्ड कंपोज भी समझ लें। कंपोज मीन्स भी क्या होता है, लिखना। और पोयम क्या की जाती है, कंपोज की जाती है। ये बात अलग है कि आपका रिटर्न वर्ड भी चलता है, ले लो, कोई बात नहीं है। ओके, और पब्लिश्ड आपकी उसी समय 1920 में ही ये पब्लिश हुई। इसका क्या रहा कलेक्शन, देखो इसकी पोएम्स का जो कलेक्शन था उसका नाम था न्यू हैम्पशायर, जो कि 1923 में ये कलेक्शन आया। तो ये इसमें जो है कलेक्ट की गई। आगे जाके शॉर्ट फिलोसफिकल पोएम, एक छोटी सी पोएम है आपके, आप देखिए ये टेक्स्ट में, तो आपकी 2 स्टेज आएगी पोएम में, और उसमें टोटल 9 लाइन है। वेरी शॉर्ट पोएम, लिरिकल पोएम। लेकिन कोई भी पोएम यदि 1 स्टेंजा 2 स्टेंजा की भी होती है तो ये इट्स नॉट इनफ, दैट इज स्ट्रक्चरल वेरी शॉर्ट वन। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है उसका जो अंडरलाइंग मीनिंग है, उसका थीमेटिक, उसका लिटरेरी जो मीनिंग है वो मायने रखता है। और ये जो पोएम है ये अपने आप में कैसी है बच्चों, फिलोसॉफिकल पोएम है बहुत दार्शनिक व्यू पॉइंट रखने वाली पोएम है। बहुत बड़ा इसमें आपका जो है उद्देश्य पॉइंट का रहा है, और वो आपका ब्रदरहुड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर कवि ने एक ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम जो आज है उसको उजागर करने का प्रयास किया। और नॉट ओनली उसको उजागर करने का प्रयास किया, कवि ये बताना चाहता है कि इसका सोल सॉल्यूशन क्या है। आगे आप देखो, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लो, है ना। आपको याद है ना कि पोइट्री को पढ़ते समय उसके 2 एस्पेक्ट हमें ध्यान रखने बहुत अच्छी तरह से, एक तो उसका स्ट्रक्चरल और एक उसका थीमेटिक। तो हम स्ट्रक्चरल बात करते हैं तो ये लिरिकल कंपोजिशन ऑफ 9 लाइन्स, 9 लाइन्स का लिरिकल कंपोजिशन है। और जब तक आप लिटरेचर में समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर यदि किसी तरह का स्ट्रक्चर नहीं है किसी पोएम का, तो बेसिकली क्या है, वो लिरिक है। लिरिक इज द मदर ऑफ ऑल वेरियस टाइप्स ऑफ पोएम्स, ये आप ध्यान रखिए। ओके, राइम स्कीम की बात ले लो सॉरी, तो आप देखो इसमें आपके पहला जो स्टेंजा है वो 4 लाइन का है, तो इसमें ए बी ए इसकी राइम स्कीम है। और आपका जो सेकंड स्टेंजा 5 लाइन का है उसमें बी सी बी, ये इसकी राइम स्कीम है, जो कि क्या है, इरेगुलर राइम स्कीम है। मॉडर्न जो पोइट्री है फ्री वर्स होती है, उसमें आपका एक सर्टेन जो है राइम स्कीम नहीं होगी, सर्टेन स्टेंजा नहीं होगा। ओके, आपको जानना। मीटर की बात ले लो तो मेनली इसमें आयमिक टेट्रामीटर का प्रयोग हुआ। और आप जानते हो ना टेट्रा, तो टेट्रा में मीन्स 8 सिलेबल्स। ओके, 8 सिलेबल्स होंगे, 4 फीट होंगे। और आयम्बिक में क्या होता है, आपका 5 फीट होते हैं, 10 सिलेबल्स होते हैं। तो ये बारीकी वाली चीजें समझने की जरूरत है। पोइट्री क्या है बच्चों, यदि बहुत बारीकी से पोइट्री की बात करते हैं तो पोइट्री क्या है, एम्ब्रॉयडिंग ऑफ वर्ड्स। एम्ब्रॉयडिंग एंड एम्ब्रॉयडिंग वर्क ऑफ वर्ड्स। पोइट्री क्या है, शब्दों की कसीदाकारी है,
शब्दों की कशीदाकारी है। ये बहुत बड़ी परिभाषा कही जा सकती है, डिफिनेशन कही जा सकती है। ओके। अब आप ले लो इसकी थीम, देखो थीमेटिकली पोएम में क्या बताना चाह रहा है। तो थीमेटिकली पोइट ओपाइंस, इस कविता में आप देखो कवि थीमेटिकली जो कहना चाह रहा वो ये है दैट ह्यूमन नेगेटिविटी, मानव की जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मक विचार है मानव के, वो क्या करेंगे, विल रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये आज दुनिया का जो नकारात्मक रवैया बना है, एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव की, घृणा की जो नीति बनी है, स्वभाव जो हो गया है, एक देश जो दूसरे देश पर इस तरह का जो व्यवहार कर रहा है, अपने आप को आगे लाने के लिए दूसरे को नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपकी नेगेटिविटी है। हम पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं फॉर अवर सक्सेस। तो कवि ने मेनली कहा कि यदि मनुष्य का नकारात्मक स्वभाव रहा तो यही उसके खात्मे का कारण होगा, यही उसके विनाश का कारण होगा। ये देखिए हम सिंबल्स इस पोएम में प्रोमिनेंट सिंबल का प्रयोग हुआ है, तो उसको देखेंगे प्रोमिनेंट सिंबल्स। ये यदि पूछा जाए, पीछे भी आपके क्वेश्चंस है, तो प्रोमिनेंट सिंबल बच्चों एक तो फायर है और एक आइस है। अब आप ये तो समझ गए पोइट्री में, थ्रू आउट पोइट्री जब हम पोइट्री का स्टडी करते हैं तो सिंबल मीन्स ये होगा कि उसका डिक्शनरी मीनिंग ना होकर जो पोइट ने, राइटर ने जो मीनिंग उसका रख दिया वो आपका होगा। तो यहां देखिएगा फायर, फायर का यदि आप डिक्शनरी मीनिंग लेते तो ऐसे तो आग, लेकिन यहां आप देखो फायर का मतलब है डिजायर, इच्छाएं, ग्रीड लालच, लस्ट मीन्स उपभोग नीति, है ना, और अनकंट्रोल्ड पैशन, और बिल्कुल उसकी जो है अनियंत्रित भावनाएं, ये सारा इसका सिंबॉलिक मीनिंग रहेगा। उसके बाद देखो आइस, आइस मीन्स हेटेड, इसको हम यदि और सिंपल समझे तो विदाउट इमोशंस, क्या रहा, मानव का मानव के प्रति भावना रहित रवैया हो गया, उसका सिंबल है हेटेड। इन डिफरेंस भेदभाव, क्रुअल्टी निर्दयता और कोल्डनेस, ये कोल्डनेस आपका सफिशिएंट आपका मीनिंग कहा जा सकता है किसका, आइस का। ये सिंबॉलिक है। अब आप देखो इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी यदि हम करें तो ये क्लियर हो सकती है पोएम कि इस पोएम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहीं ना कहीं इसका बैकग्राउंड रहा होगा। तो देखो पोएम वाज रिटन आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, ये पोएम वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद लिखी गई। कब लिखी गई याद है ना आपको, 1920 में लिखी गई, और वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 1918 रहा, तो उसका मतलब उसके बाद लिखी गई। तो इसका क्या रहा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्टिवली had been not part of war, but he had experiences of wars, and after the war the impact, bad impact on the world, वो सारी जो है इसमें देखने को मिलेगी when humanity had witnessed immense destruction। आप देखें पूरी मानव जाति ने विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की जो विभीषिका रही उसका परिणाम भोगा, और उसी का ही इम्पैक्ट इसमें है। एक तो ये इसका, एक और इसमें है अदर आल्सो, एक और बैकग्राउंड है ह्यूमन पैशंस। जैसे हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो आज का आधुनिक जो व्यक्ति है, आधुनिक जो मनुष्य है, वो कितना लस्टफुल होगा, उपभोगी हो गया। मॉरल फिलॉसफी, बिब्लिकल आइडिया, बिब्लिकल आइडिया भी इसमें है। और बिब्लिकल आइडिया क्या है, बिब्लिकल आइडिया ये है, बाइबल सेज, बाइबल में कहा गया कि मनुष्य का या समाज का या इस दुनिया का खात्मा अपने ही हाथों होगा, फाल,
जैसे एडम, फॉल ऑफ एडम एंड ईव, तो उसी तरह से मनुष्य की उसको साइंटिफिक थ्योरीज भी है भाई। साइंटिफिक थ्योरी क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लें तो ये हो रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो इम्बैलेंस हो गया, और इम्बैलेंस्ड हो गया तो क्या होगा, सूरज बहुत तेज तपने लगेगा, चारों तरफ आइस हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी, और जब ऐसा होगा तो विज्ञान के दृष्टिकोण से भी हम बात करें तो क्या होगा कि जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाएगी, मानव जीवन खत्म हो जाएगा। ये इसका बैकग्राउंड है। और अब आप देख लो यहाँ पर मैसेज क्या है कि पोएम मैसेज क्या देती है। पोइट सेज दैट ह्यूमन ग्रीड, आपका जो एक कवि कहता है कि मानव का जो ग्रीड लालच है ना, उपभोगात्मक जो प्रवृत्ति जो मनुष्य की हो गई है, एंड पैशन फॉर मटेरियलिस्टिक वर्ड वुड एंड द वर्ड, दुनिया का खात्मा इसी बात से होगा, इस प्रवृत्ति से ही क्या होगा, संसार खत्म हो जाएगा। तो क्या करें भाई, लेट अस कंट्रोल आवर एम्बिशन। एक तो ये करें, हमारी जो महत्वाकांक्षा है बहुत ज्यादा आसमानी हो गई है, उसको कम करें, उसको कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, एंड हैव कंस्ट्रक्टिव हैंड्स एंड हार्ट। बहुत बड़ी दार्शनिक बात और दार्शनिक मैसेज है। आओ हम सकारात्मक मन से, सकारात्मक दिल से एक दूसरे का साथ दें और इस संसार में सकारात्मक रहकर सृजन करें, विध्वंस से बचे, ये इसका मैसेज है। चलो हम देखते हैं आगे, पोएम को लो आप, और बड़ी छोटी पोएम है आपके, कितनी लाइन से, 9, कितने स्टेंजा, 2, पहले स्टेंजा में कितनी लाइन, देखो ये 4 लाइन है ना, दूसरे में कितनी, ये 5 ओनली। तो देखो आप पढ़ो, राइम स्कीम इसकी ले ली। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, देखिए यहां आपका कोई पंक्चुएशन नहीं है, अब नहीं है तो क्या हुआ, ये एनजाम्बमेंट, ये तो समझ ही गए ना, मॉडर्न पोइट्री में बहुत यूज होता है, एक चीज क्लियर है। दूसरा आप देखो, यहां पर देखो ये वापस है या नहीं है, यहां है, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, क्लियर, ये समझ में आ गया, एंजाममेंट का प्रयोग करता है। फिर कवि क्या बोल रहा है, देखो, सम से, यहां देखो सम से, एंड हु से, कुछ लोगों का कहना है, सम से का मतलब है पीपल, या सम से का मतलब क्या बच्चों, पीपल, कुछ लोगों का कहना है, कहते हैं। अब ये कौन से लोग है, कुछ लोगों का कहना, तो बात ये करेंगे कि भाई ये कौन है, तो ये ले लो आप, ये कौन हो सकते हैं, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, ये कौन, साइंटिस्ट हो सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हो सकते हैं, पीस मॉन्गर्स हो सकते हैं, वे लोग जो इस संसार को अच्छा बनाना चाहते हैं, वे लोग जो प्रैक्टिकल अपना अनुभव रखते हैं, उनका कहना है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। देखो ध्यान से, कुछ का कहना तो ये है कि ये दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, और कुछ का कहना है किससे, आइस से खत्म हो जाएगी। दो चीजें देखो हाईलाइट करो आप, फायर और आइस। कुछ तो इसको फेवर करते हैं और कुछ इसको फेवर करते हैं, मींस कुछ का मानना ऐसा है, कुछ का मानना ऐसा है। तो फायर को यदि हम लेते हैं तो किससे हो जाएगा, जैसे साइंटिस्ट ने ये बताया कि साइंटिफिक तरीके से देखे तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा या बहुत डाउन हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। पॉलिटिशियंस जो फिलोसोफर्स हैं उनकी बात लें
तो प्रथम विश्व युद्ध जैसी विभीषिका को देखने के बाद, उसके बाद में आपने दुनिया ने देखा सेकंड वर्ल्ड वॉर, और इनके परिणाम देखे, तो कुछ का तो कहना है इससे होगा। मीन्स ये जो हमारी ग्रीड, लालच वाली जो भावना है ना, इससे दुनिया खत्म हो जाएगी। और दूसरे कह रहे आइस, इसका ये मतलब है आउट ऑफ इमोशंस। दुनिया में क्या हो गया, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं खत्म हो गई। प्रथम विश्व युद्ध ने जो दुनिया को दहलाया, दुनिया का जो नुकसान किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही रहा तो दुनिया अतिशीघ्र खत्म हो जाएगी। हम एटॉमिक पावर का उपयोग कर रहे हैं, हम गैस का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी। लिटरेरी व्यू से देखेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी हम बात करेंगे। देखो से और सम, यहाँ एस की साउंड है, यहाँ आप देखो डब्लू वो और विल, ये डब्लू की साउंड है। तो आप समझ गए क्या है इसमें, एलिट्रेशन। क्या है यहाँ, एलिट्रेशन का प्रयोग कर रहा है पोइट, है ना। इन ओपनिंग स्टेंजा वेरी फर्स्ट लाइन पोइट यूजेस एलिट्रेशन। ओके, यहाँ देखो, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहां आपका आई का प्रयोग किया तो क्या है, यहां पोइट के लिए प्रयोग हुआ। और हम बात कर रहे थे अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में, पोइट हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। कवि ने कविता 1920 में लिखी, और कवि का प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक जो हुआ, उसके जो प्रभाव दुनिया में रहे, वो कवि कह रहा है टेस्टेड ऑफ डिजायर। आप देखो यहाँ पर मेटाफर का भी प्रयोग है, टेस्टेड ऑफ डिजायर। डिजायर वही है, एक देश की डिजायर, एक समाज की डिजायर, एक व्यक्ति की डिजायर आसमानी हो गई। और आसमानी हो गई तो सर क्या हो रहा, टू फुलफिल हिज ओन डिजायर, अपनी डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है, हार्मिंग अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहां कवि ने कहा, पहला जो स्टेंजा है उसमें कवि ये कह रहा है कि भाई मैं इस बात पे भी विचार करता हूं, या मैं इस फेवर में हूं जिन लोगों का कहना यह है कि इस दुनिया का खात्मा लालच से हो जाएगा, घृणा से हो जाएगा, लस्ट से हो जाएगा, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी से हो जाएगा। तो एक फेवर तो कवि इनका भी करता है। ओके, बट यहां इसमें अब क्या करता है, पहली जो विचारधारा है जिसका फेवर पोइट करता है, इसको लॉजिकली नाउ पोइट गिव्स अनदर रीजन। अब दूसरा रीजन कवि दे रहा है, क्या, इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, यदि ये खत्म हो जाए, पेरिश का मतलब है मीन्स एंड, खत्म हो जाए, ये पेरिश हो जाए ट्वाइस, यदि दोबारा यदि हम बात करें, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट, तो क्या होगा भाई, घृणा जो है ना, घृणा हैट, हेटेड, यही दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। एक बात आप इसमें देखो बच्चों, कवि ने बार बार आई का प्रयोग, आई थिंक, आई नो, यहां यदि पोइट यूज कर रहा था, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। कवि क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी में बात कर रहा है। ही इज नॉट एंश्योर्ड, देयर इज नो श्योरिटी, इट इज हिज ओन ओपिनियन। ये उसके विचार हैं। क्या कह रहा है कि घृणा इस दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है, टू से
that for destruction eyes। आप देखो, आपको एक और अल्टरनेटिवली मैं बात करूं तो एक तो घृणा और दूसरा ये है भाई आइस। और आइस का सिंबॉलिक मीनिंग ले लिया ना हमने, विदाउट इमोशंस, हमारी एक दूसरे के प्रति संवेदना नहीं रही। हम हमारा विकास करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाकर हम प्रोग्रेसिव होना चाह रहे हैं। ये वाली भावना इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश का मतलब इनफ। ये दूसरा जो कवि ने बताया, विदाउट इमोशंस टेंडेंसी ऑफ द वर्ल्ड पीपल, यदि ये जो है हेट, इसके अलावा दूसरा हम ऑप्शन बात करें तो आइस, ये भी दुनिया को खत्म कर देगी। इसमें बच्चों बहुत सीधी सी बात है, जैसे आपका होल्ड है और आपका दोज है, ये सब एलिटेटिव है, और आपको आई का प्रयोग जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में पोइट बोल रहा है। ओके, बाकी इसमें ओड और सफिश मीन्स यहाँ कवि ने क्लियरली बोल दिया ये दोनों जो टेंडेंसीज है ये दुनिया को खत्म कर देगी। आपको बहुत सिंपल वे में, इसमें ज्यादा कोई आपको लिटरल लेने की जो है जरूरत नहीं है। आपका ये आपकी पोएम है, आई होप इट्स क्लियर, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। लाइक, कमेंट, शेयर, विल मीट यू in next video. Thank you.